नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। आज मैं आपको अपनी रिश्तेदार की कहानी सुनाती हूँ। मंजू नाम है उनका। तो मंजू हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। उनकी शादी 10 साल पहले एक बैंक ऑफिसर से हुई थी। वो लोग मुज़फ़्फ़रपुर नाम के एक जगह में रहते थे और उनकी एक 7 साल की बेटी थी। पूरा संयुक्त परिवार था। सास-ससुर, देवर, देवरानी, ननद वगैरह के साथ रहते थे। अच्छी खासी ज़िंदगी जा रही थी उन मंजू की। दुर्भाग्यवश उनकी जो पति थे वो एक रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया और वो उस समय चल बसे। इस पूरे घटना ने मंजू की पूरी ज़िंदगी को हिला के रख दिया। वो काफ़ी चुप-चुप सी रहने लगी थी, दुखी रहने लगी थी। उसकी बेटी भी काफ़ी दुखी रहती थी और बिल्कुल भी बच्चों से भी बात करना, खेलना वगैरह बंद कर दिया था। तो इन सब को देखते हुए जो है मायके वालों ने मंजू को बोला कि कुछ टाइम के लिए तुम हमारे पास आ जाओ। मायके में मंजू के पिता नहीं हैं बट उनके एक बड़े भाई हैं जो कि एलआईसी एजेंट हैं। और ये सब हुआ। उसके बाद कुछ महीनों बीतने के बाद जब थोड़ी स्थिति सामान्य हुई और मंजू ने अपने आप को संभाला तो उसको लगा कि अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से भाई भी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। तो मुझे अपने घर जाना चाहिए और उसने अपनी सास ससुर को फ़ोन लगाया ये कि बताने के लिए कि वो वापस आ रही है। पर इस बात से आपको अब इन आश्चर्य होगा कि उसके सास ससुर बजाय उसकी स्थिति समझने के उसको ये बोला गया कि तुम अब अपने मायके में ही रहो, बेटा तो हमारा है नहीं, अब तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और कह के ये फ़ोन रख दिया गया। तो उस समय तो मंजू को कुछ समझ नहीं आया, पर उसको लगा कि शायद ये लोग दुखी हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो उसने दूसरे दिन वापस फिर फ़ोन किया, अपने देवर को फ़ोन किया। देवर ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर वो कुछ दिन लगातार फ़ोन करती रही, उधर से कुछ भी जवाब नहीं आया। बहुत सारे मैसेजेस भेजे, कुछ जवाब नहीं आया। तो एक दिन मंजू ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं किसी को साथ में लेके खुद चली जाती हूँ वहाँ पे और देखती हूँ कि आखिर मांजरा क्या है। तो उसने अपनी बेटी को तैयार किया, अपने सारे सामान समेटे और वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद मंजू का जिस तरह से उन लोगों ने उसको रिएक्ट किया वो बहुत ही आश्चर्य करने वाला था। उन्होंने मंजू के लिए पहले तो उनके पास एक गेट है और गेट के बाद उनका घर शुरू होता है। वो गेट के पास ही बोला कि अभी तुम बाहर से आई हो, कोरोना है, ये है, तुम यहीं रहो। तो उसको लगा शायद ऐसा होगा, तो वो वहीं रह गई अपनी छोटी सी बच्ची के साथ में। उसको ना खाने को पूछा, ना उसको कुछ भी पूछा कि छोटी सी बच्ची है, ये क्या खाएगी या कुछ भी ऐसा पूछा नहीं। उसको पूरे 1 दिन तक गेट के बाहर बस उसके जो थे बैग वैग के साथ में उसको वहीं रहने को बोला। फिर धीरे-धीरे जब दूसरा दिन आया तो मंजू को थोड़ा एहसास हुआ कि यहाँ मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ये लोग शायद मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंजू ने बोला कि भाई मुझे मेरे कमरे पे जाने दो। तो उन्होंने बोला नहीं वो कमरा तो हमने जो ननद है वहाँ वो शिफ्ट हो गई है, तो अभी तुम उस कमरे में नहीं जा सकती हो। और बाकी गाली गलौज वगैरह शुरू कर दी उसके साथ में, और साथ में बहुत गंदी गंदी गालियाँ उसके कैरेक्टर पे बातें करने लगे, ये करने लगे और फिर उसके उठा के उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। मंजू ने रोते रोते अपने भाई को फ़ोन किया। उसके भाई ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। बहुत डिस्टेंस नहीं था, दूरी बहुत दिन नहीं थी, तो वो शाम तक पहुँचा वहाँ पे। उसके बाद वो मंजू को वापस लेके आया और उसके बाद लेकिन जब ये सारी बातें हुई तो मंजू ने जब भाई वहाँ पे था तो उसने उसको बोला कि भाई आप मुझे बताइए कि ये तो देहांत हो गया है, तो जो भी पैसे वैसे जो होंगे वो आप मंजू को दे दीजिए, क्या फ़ॉर्मेलिटी है ये वो। तो उन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया, कुछ भी किसी तरह का। फिर उसके बाद जो उसके गहने थे, मंजू ने मांगा कि कम से कम मेरे गहने मुझे वापस कर दो जो लॉकर में रखे हुए हैं।
उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे कोई गहने नहीं हैं, ये तो माँ के गहने थे, मतलब जो सास ससुर के सास के गहने थे उसमें रखे। उन्होंने बिल्कुल भी उससे ऐसा व्यवहार किया कि जैसे मंजू को वो जानते ही नहीं हैं, और उनकी जो बेटी है, जो उनकी पोती हुई, उसको तो वो शायद उनकी शक्ल भी नहीं देखी है कभी। इस तरह से व्यवहार किया उसका। उसके बाद मंजू अपने उस बैंक में गई जहाँ पे उसके पति काम करते थे। अपने भाई को लेके वो वहाँ गई, और वहाँ पे उसने पूछा कि इसके बाद का क्या क्या प्रोसीजर होता है, और मुझे जानना है कि मेरे पति के अकाउंट में कितने पैसे थे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो बैंक, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैंक वाले ने उसको बताया कि ये सारे पैसे जो हैं ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं 2 महीने पहले, और बिल्कुल जो नॉमिनी मंजू नहीं थी, नॉमिनी जो थी वो उनके पति की माँ थी। तो उन्होंने आके वो सारे पैसे निकाल लिए हैं, और जो लॉकर था बैंक में वो भी उनके माँ के नाम पे ही है, और उसमें मंजू की कोई भागीदारी नहीं थी। और आज तो फिर उसके बाद जब मंजू का मुझे फ़ोन आया, और हमने उसको लीगल एडवाइस की सलाह दिया। तो जब वो वकील के पास गई, तो वकील के भी देने के पैसे होते हैं। और जब ये पूरा प्रोसीजर जाना गया, तो इसमें हमको पता चला कि इसमें कुछ समय लग सकता है। ये सब कुछ बिल्कुल शीघ्र नहीं होगा, क्विक नहीं होगा, क्विक रेजोल्यूशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इसको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा कोर्ट में। और अभी आज स्थिति ये है कि मंजू के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। उसके पास सिर्फ एक चेन और वो कान का था, जो उसने बेच दिया है, ताकि अपनी बेटी की जो ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर सके, और अपने भाई पे भी बोझ नहीं बने। जो उसका घर था, उस घर में भी मंजू की कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो उस घर में जो अभी तक वो घर हालांकि बनाया उसके पति ने था, लेकिन वो एक संयुक्त घर है, और उसमें से बंटवारा अभी होना नहीं हुआ है, और वो होगा भी तो बहुत उसमें टाइम लगेगा। अभी मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि चलो, मंजू तो एक है जिसकी मदद हम कर देंगे, और हम कर रहे हैं जो भी हमसे बन सकेगा। चाहे वो वकील हायर करना हो, या फिर उसकी बेटी के लिए जो भी आर्थिक मदद है वो सब हम लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसी कितनी मंजू है जिसको आप जानते होंगे, शायद आपने देखा होगा, या मैं जानती हूँ। ये पहला केस नहीं है मेरे पास, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो औरतें हैं जो पति पे इतनी निर्भर होती हैं आर्थिक मामलों में, पैसों के मामले में, कि उनको पूरी कभी भी ये सूझता नहीं है कि मुझे पता होना चाहिए कि पति का अकाउंट है, उसमें मैं जॉइंट अकाउंट में हूँ नहीं हूँ, मैं नॉमिनी हूँ नहीं हूँ, कितने पैसे हैं उस अकाउंट में, क्या मेरे नाम पे कोई एफडी है, या फिर क्या मेरा कोई जीवन बीमा है, क्या मेरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस है। वो हेल्थ इंश्योरेंस है तो किस किस बीमारियों में कवर करेगा, उसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे हम वो पैसे ले सकते हैं। कल को मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई और पति नहीं है, या कोई ऐसी आकस्मिक चीज़ें हो गई, तो मेरे साथ मैं कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करूँगी। जो घर में हम रहते हैं, अगर आपकी पैतृक प्रॉपर्टी है या कुछ है, तो क्या उसमें मेरी हिस्सेदारी बनती है, क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, क्या पति ने कहीं लिख के रखा है अकाउंट नंबर, एफडी नंबर वगैरह। तो ये सब चीज़ों तो बहुत, मतलब मैं बोलूँगी कि 90% जो औरतें होती हैं वो ये सब छोड़ती हैं। ये सब क्या करना है, ये तो मेरे पति देख लेंगे, ये तो बहुत बोरिंग है काम, और इसमें कभी रुचि नहीं दिखाती। ये तो हो गई जो कि अपने पति पे आश्रित हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनकी बात। मैंने तो बहुत सारी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बैंक्स में काम करते हैं। ऐसी औरतें जो खुद ही आत्मनिर्भर हैं, जो दूसरी जगह काम करती हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ में काम करती हैं, फिर भी उनको नहीं पता होता है कि उनके नाम पे कोई एफडी है, वो कब मैच्योर हो रही है, या कब उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको कब रिन्यू करते हैं, बच्चों की फ़ी कितनी होती है, घर में लाइबिलिटीज़ हैं जितनी, मतलब अगर कोई कर्ज है, क्या लोन पति ने लिया है, क्या मैं उस पर हाथ बटा सकती हूँ, या किस तरह का लोन है,
तो इन सब मामलों से उनको कोई लेना देना नहीं होता। जब बजट पेश होता है तो वो सोचती हैं कि बजट बंद करो, मेरा सीरियल का टाइम आ गया। देखिए, सीरियल देखना देखना ठीक है, पर बजट भी जानना ज़रूरी है। और आप अगर मंजू की कहानी देखेंगे तो ये बहुत ही दर्दनाक कहानी थी, बहुत ही मार्मिक कहानी थी। पर ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है। ऐसे हज़ारों केस रोज़ होते हैं जहाँ पे पति के मरने के बाद औरतों को सड़क पे दर-दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कभी-कभी उनको अपने बच्चों से भी अलग कर लिया जाता है और उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, कैरेक्टरलेस बोल के। बाकी चीज़ जब वो मायके जाती हैं तो मायके में भी हमारे समाज की ऐसी मानसिकता है कि आप मायके में भी नहीं रह सकते, तो वहाँ भी आपकी जो दुर्गति हो जाती है। तो इससे इससे आप क्या शिक्षा है मिलती है हमको, या फिर हम समझ सकते हैं कि ये कि आज का दिन है। आज से जो भी आप अपने पति के पास जाएँ, जो भी आपका फाइनेंस आज तक मैनेज कर रहा हो, या फिर जो भी घर में पैसे के मामले को देखता हो, उसके पास जाइए, उससे पूछिए कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे जाननी चाहिए। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप उनसे एक कॉपी पे, एक नोटबुक पे, एक डायरी में लिखवा लीजिए कि ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़ हैं, या फिर आप नॉमिनी हैं, या फिर आप भागीदार हैं, और ये सारी चीज़ें आपके बच्चों के लिए की गई हैं। कल को किसी दुर्घटना का शिकार होने के बाद, भगवान न करे, पर अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसमें आप कैसे अपने अपने और अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगी, ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इससे ये भी कर सकते हैं कि आपके पास कुछ और नहीं है तो आपके पास चलिए कुछ तो आभूषण होंगे, कोई तो गहना होगा, गले का, कान का, नाक का, ये सब कुछ होगा जो शादियों में मिला होगा। वो कहाँ है, सोने का दाम कितना है, और उसके हिसाब से आज उस गहने का कितना मूल्य है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप ये तो डिसाइड करते हैं कि मेरे को किचन में हॉकिंस का कुकर चाहिए, पर क्या आपको पता है कि क्या आप उसी हॉकिंस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके जितने पैसे आप मतलब कुछ सालों में अगर आप यही करते रहें तो कितने पैसे आपके मल्टीप्लाई होते हैं। या फिर जो सेविंग्स अकाउंट उसमें पैसे पड़े हुए हैं, क्या उसको आप एफडी कर सकते हैं, आप अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे कर सकते हैं। जो ज़मीन है या फिर जो पति ने खरीदी है, पति के नाम पे है, क्या उसमें आप भी एक जॉइंट होल्डर बन सकते हैं। अगर मान लिए कि आपकी ज़मीन नहीं है तो क्या कितने सेविंग्स, कितने जो अकाउंट हैं, या फिर कुछ, क्या आप शुरू एक एसआईपी से कर सकती हैं अपने लिए, 1000 रुपये से ही सही, 2000 रुपये से ही सही, क्या वो शुरू कर सकते हैं। अपनी बेटियों के नाम पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखिए, किसी स्थिति में, ख़राब स्थिति में आके और ये सोचना कि भगवान ने मुझे किस परिस्थिति में डाल दिया है, और किस्मत को कोसना और भगवान को कोसना एक अलग बात है, और आज उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना एक दूसरी बात है। तो मैं आप सभी से इतना निवेदन करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में ये इंश्योर कीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि आप पैसों के मामले में सजग रहें। आप उसमें चर्चा करें, अपने पति से चर्चा करें, अपने भाई से चर्चा करें, अपने जो पिता हैं उनसे चर्चा करें। नहीं तो किसी दिन किसी फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र्स, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं, उनको फ़ोन कीजिए। अगर नहीं भी आपको इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट उनकी बातें सुनिए। ये समझिए कि वो क्या-क्या चीज़ें बोल रहे हैं जो आपके लिए है। क्या सरकार की क्या-क्या योजनाएँ हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है, क्या उसमें हम पैसे डालें। जब आप बूढ़े हो जाएँगे तो पेंशन का क्या होगा, उस समय कैसे जीवन चलेगा, उसके लिए बात करें। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको सजग रहना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी-छोटी चीज़ों से हो सकता है। आप थोड़ा-सा, जैसे आप गूगल में, तो अभी तो सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप फ़ेसबुक खोलते हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स आप फ़ेसबुक यूज़ करना जानते हैं। तो आप उसी तरह से गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे साइट्स हैं जो आपको इसकी जानकारी देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, पर्सनल फाइनेंस ऐप है, मनी कंट्रोल है वगैरह, जिसमें कि आप ये सब कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे होता है। सब आपको पता है, गुजराती
औरतें स्टॉक अपने खाली टाइम में वो स्टॉक की खरीद फरोख्त करती हैं। चलिए अगर वो नहीं कर सकते हैं तो बाकी जो है उसको तो संचय कर सकते हैं, उसको तो बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में तो जानकारी रख सकते हैं, अपने गहनों को तो अपने नाम पे रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कीजिए और इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप जो हैं परिवार से बागी हो रही हैं और सास को बुरा लग जाएगा और ससुर को बुरा लग जाएगा। यकीन मानिए कल को जब आप अकेले खड़े होंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ये आपके पैसे ही हैं जो आपके साथ खड़े होंगे, आपके बच्चों के साथ खड़े होंगे। इतना ही कहना था मुझे। और ये बात ध्यान रखिए कि ये अगर आप सोचती होंगी कि औरतों को फ़िनांस समझ में नहीं आता है, तो आज का हिंदुस्तान और आज का विश्व इन सारे उदाहरणों से भरा पड़ा है। लिज्जत से लेके अमूल तक, वर्ल्ड बैंक से लेके आईसीआईसीआई से लेके एचएसबीसी तक सारी औरतें भरी पड़ी हैं। किरण मजूमदार 100 से लेके इंदिरा नूई तक, ये सारी औरतें देश के बड़े बड़े उद्योग चला रही हैं और फिनांस को समझ रही हैं। अब वो कर छोड़िए उनकी बात, छोड़िए जो औरतें लघु उद्योगों में हैं, जो जो एनजीओज़ में काम करती हैं या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उस सब में काम करती है, वो कैसे समझती है। जो औरत सब्जी बेचती है, आपने देखा है उसको उसको पढ़ना लिखना नहीं आता पर उसको पैसे गिनना आता है। और आप जो घर चला रही हैं, जो घर का पूरा बजट मैनेज करती हैं, जो ये देखती हैं कि महंगाई हो या कुछ हो, घर में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, वो अपने घर के पैसों में इंटरेस्ट नहीं लेती है और आपको लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगी। तो आप याद रखिए, हमारे यहाँ जो धन की देवी हैं वो लक्ष्मी हैं, वो कोई मर्द नहीं है। तो इस बात का ध्यान रख के आप आज से आप अपने आर्थिक मामलों में थोड़ी रुचि दिखाइए और कल के लिए तैयार रहिए। कल अच्छा होगा, भविष्य उज्जवल होगा, ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है। और यही कहते हुए मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।